वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज हुई एक थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है द डेडली कॉन्स्पिरेसी। मूवी का ड्यूरेशन बस 1.5 घंटे के आसपास है। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में बनर्जी नाम का एक डॉक्टर काशी नाम के एक बंदे को फोन करके पूछने लगता है कि तुम कहाँ पर हो। काशी कहने लगता है, अरे कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही रिलैक्स करने के लिए दारू पीने के लिए आया हूँ। वो डॉक्टर काशी को डांटने लगता है कि तुम हमेशा दारू पीते ही रहो, ऐसे ही दारू पीते पीते किसी न किसी दिन तुम मर जाओगे। और वैसे काम कहाँ तक आया। देखो काशी, मेरी बात ध्यान से सुनो। एक नया प्रोजेक्ट आया है जिसकी वजह से हमें 100 लोगों की जरूरत है। तुम फटाफट से उस काम में लग जाओ। और हाँ, उसी तरह से आज रात कुछ लोगों को मेरे पास भेज दो। उसके बाद वो बंदा काशी किसी जगह पर आता है और यहाँ पर ऑलरेडी 10 या 12 लोग होते हैं, सारे के सारे अनाथ। मतलब इन लोगों को शेल्टर देने का वादा करके यहाँ पर लाया होता है। थोड़ी देर के बाद जब ये काशी थोड़ा दूसरी जगह पर जाता है, मतलब साइड में जाता है, तो उसी जगह पर इसको एक ग्रीन वाला धुआं नजर आता है। इस धुएं को देखकर ये काशी शॉक में रह जाता है कि यहाँ पर अचानक से ये धुआं कैसा आ रहा है। चेक करने के लिए जब ये काशी थोड़ा आगे जाता है तो इसको कोई भी नजर ही नहीं आता। उसी धुएं के अंदर इस काशी को एक बहुत ही भयंकर सा चेहरा नजर आता है। उसी वक्त उसी जगह पर रहने वाले कुछ बंदे भी इस भयंकर चेहरे को देखकर शॉक में रह जाते हैं। तभी कोई अनजान बंदा इस काशी के गले पर कोई इंजेक्शन डालकर शायद मार देता है। खैर दूसरे दिन पुलिस वाले उस क्राइम स्पॉट पर आते हैं। केस की इन्वेस्टिगेशन करने वाली दक्षा नाम की एक सीआई होती है। उसी क्राइम स्पॉट के पास फॉरेंसिक एक्सपर्ट विक्रम भी होता है। विक्रम दक्षा से कहने लगता है कि अभी कुछ नहीं बता सकते, हो सकता है इसको किसी ने मारा हो या तो फिर इसने खुद दारू पीकर मर गया। सैंपल्स कलेक्ट करने के बाद ही असली रिजल्ट सामने आएगा। लेकिन एक बात बहुत ही अजीब है, यहाँ पर डेड बॉडी के गले के पास एक छोटा सा जख्म है। लगता है किसी ने इसको इंजेक्शन दिया। उसके बाद दक्षा आई विटनेसेस के पास जाकर पूछने लगती है। वो लोग तो बहुत ही अजीब अजीब से बातें करने लगते हैं कि कल रात इन लोगों ने किसी भूत को देखा, उसकी आंखों में आग आ रही थी। दूसरा बंदा कहने लगता है कि कल रात मैडम जिन्न आकर इस बंदे को मार दिया। एक और बंदा कहने लगता है कि पिशाच ने ही इसको मारा। उसके हाथ और चेहरा बहुत ही अजीब के थे। थोड़ी देर के बाद सुरेश नाम का एक रिपोर्टर दक्षा के पास आता है। दक्षा इस बंदे सुरेश को डांटने लगती है कि अभी कहने के लिए कुछ नहीं है, तुम बाद में आ जाओ। और वैसे भी तुम अंदर कैसे आए। दूसरे सीन में बलराम नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जिसकी बहुत बड़ी फार्मा कंपनी होती है। और फिलहाल ये बलराम कुछ फॉरेनर से वीडियो कॉल में बातचीत करते रहता है। कहने लगता है कि हमारे ड्रग के रिलेटेड और कुछ टेस्ट बाकी है, वो टेस्ट खत्म होने के बाद मैं आपको वो ड्रग सप्लाई कर दूंगा। बलराम उन लोगों को आयुर्वेदिक के बारे में नेगेटिव बोलने लगता है, मतलब सारी जगह पर अंग्रेजी की दवा फैलाना चाहता है। हालांकि ये बलराम खुद आयुर्वेदिक की ही दवा इस्तेमाल करते रहता है, मतलब सम काइंड ऑफ ए बिजनेस। इसी बलराम के पास वो डॉक्टर बनर्जी काम करते रहता है। बलराम इसी बनर्जी के जरिए से कुछ टेस्ट करवाते रहता है और वो भी इंसानों के साथ। इन दोनों की कैद में काफी सारे अनाथ लोग होते हैं। इन्हीं लोगों के ऊपर ये बनर्जी अपना टेस्ट करते रहता है। फिलहाल भी किसी बंदे को कैद करके उसके कैबिन के अंदर एक गैस रिलीज करते हैं टेस्ट के लिए। तो शॉकिंगली ये एक्सपेरिमेंट भी फेल हो जाता है। इस तरह से तकरीबन इन लोगों ने 250 लोगों को मार चुके होते हैं। उसी वक्त उस बलराम को ये बात पता चलती है कि इसका एक बंदा वो काशी मर गया और दक्षा नाम की एक सीआई इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। दूसरी तरफ विक्रम की एक एम्प्लॉय विक्रम के पास आकर पूछने लगती है कि सर आप दक्षा मैडम से इतना नफरत क्यों करते हो, हमेशा आप दोनों के बीच झगड़ा चलते रहता है। विक्रम कहने लगता है कि एक्चुअली हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। ट्रेनिंग लेने के बाद दक्षा ने मुझसे ये कहा कि मैं भी उसके साथ डिपार्टमेंट में ज्वाइन हो जाऊं, लेकिन मुझे ये फॉरेंसिक डिपार्टमेंट अच्छा लगा। उसकी बात ना मानने की वजह से उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया और इत्तेफाक के बाद मैं भी यहीं पर काम कर रहा हूँ। इस तरफ दक्षा एक स्केच आर्टिस्ट को अपने पास बुलाकर आई विटनेसेस ने जो हुलिया बताया वो इस स्केच आर्टिस्ट को बताने लगती है। तो बहुत ही विचित्र के स्केचेस निकल कर आते हैं। उसी वक्त वो रिपोर्टर सुरेश दक्षा के पास आकर इन स्केचेस को देखकर कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल कर लेता है। फटाफट से विश्वामित्रा नाम के एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाकर इसी केस के बारे में डिस्कस करने लगता है कि सर कल रात काशी नाम का एक बंदा मर गया और आई विटनेसेस बहुत ही अजीब का स्टेटमेंट दे रहे हैं कि उन्होंने किसी भूत को देखा। ये डॉक्टर कहने लगता है कि शायद उन लोगों को कुछ हैलुसिनेशंस हुआ होगा, मतलब मार्केट में कुछ अजीब की गैसेस पाए जाते हैं, उन्हीं गैसेस की वजह से इंसानों को हैलुसिनेशंस होते हैं। उसके बाद सुरेश यही न्यूज अपने टीवी न्यूज चैनल में टेलीकास्ट करने लगता है कि पुलिसों का मानना है कि उस बंदे काशी को किसी भूत ने मारा, लेकिन साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के हिसाब से वहाँ के लोगों को हैलुसिनेशन हुआ। क्या पुलिस इतनी डफर है जो इस बात को भी समझ नहीं पाई, कैसे कोई भूत एक इंसान को मार सकता है। दूसरे दिन फॉरेन से एलेक्स नाम का एक बंदा इंडिया आता है उस बलराम से मिलने के लिए। बलराम उस एलेक्स को फोन करके एक 5 स्टार होटल में स्टे करने के लिए कहता है और इसी तरह से एक हफ्ते तक
बाहर न आने के लिए कहता है क्योंकि इसके एक बंदे की हत्या हो गई। दूसरी तरफ वो दक्षा उस साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर विश्वामित्रा को अपने पास बुलाकर यही बात पूछने लगती है, क्या आपने हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम करने की क्या जरूरत। ये डॉक्टर यही कहने लगता है कि मैंने किसी को बदनाम नहीं किया, मैंने तो बस सच को सामने लाया। अगर वैसे आपको कोई मदद हो तो बेझिझक मेरे पास आ सकते हो। दूसरी तरफ उस एलेक्स के पास 2 लड़कियां आती है स्पा करने के लिए। देखते ही देखते वहाँ पर कुछ अजीब सा धुआं फैलने लगता है। इस धुएं को देखकर वो 2 लड़कियां बाहर चली जाती है। तभी एक अनजान बंदा इस एलेक्स के पास आकर इंजेक्शन डालकर मार देता है। थोड़ी देर के बाद उसी एलेक्स की खबर टीवी चैनल्स में टेलीकास्ट होने की वजह से दक्षा अपनी टीम को लेकर फटाफट से उस 5 स्टार होटल पर जाने लगती है। क्राइम सीन पर आने के बाद पहले से यहाँ पर विक्रम होता है और ये एलेक्स बहुत ही बुरी तरीके से मरा होता है, मतलब इसकी बॉडी थोड़ी जली होती है और इसी तरह से एलेक्स के गले के पास एक इंजेक्शन का निशान भी होता है। विक्रम दक्षा से यही बात कहने लगता है कि जिस बंदे ने काजी को मारा शायद उसी बंदे ने इस एलेक्स को भी मारा होगा। एट द सेम टाइम वो रिपोर्टर सुरेश एक सिक्योरिटी गार्ड के पास आकर उस होटल का सीसीटीवी फुटेज हासिल कर लेता है रिश्वत देकर। दक्षा आई विटनेसेस को बुलाकर पूछने पर वो 2 लड़कियां भी यही बात कहने लगती है कि एक बहुत ही अजीब की चीज कमरे में आई, हम दोनों उसे देखकर डर के मारे भाग गए। सम काइंड ऑफ ज़ोंबी जैसा था वो, और वो ज़ोंबी आने से पहले कमरे में काफी सारा धुआं फैलने लगा। उसके बाद विक्रम को ये बात पता चलती है कि डेड बॉडी के अंदर बहुत ही रेयर किस्म का पॉइजन पाया गया, इसी की वजह से उनकी मौत हो गई। दूसरी तरफ वो रिपोर्टर सुरेश उस होटल का सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगता है जो इसने हासिल किया था। सो उस फुटेज को देखने के बाद इसके तो होश ही उठ जाते हैं। फटाफट से कमिश्नर को फोन करके कहने लगता है कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, इट्स अर्जेंट। इस तरह से सुरेश उस कमिश्नर के पास जाकर कहने लगता है कि सर उस होटल में एक रूम मिथिला के नाम से रजिस्टर हुई थी और शॉकिंगली उसी होटल में ये दक्षा भी गई थी। यह सुनने के बाद कमिश्नर उसी वक्त विक्रम को अपने पास बुलाकर कहने लगता है कि विक्रम तुम फटाफट से डिपार्टमेंट में ज्वाइन हो जाओ, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ। और इसी तरह से इस फुटेज को देखो तुम। इस तरह से उस होटल का फुटेज दिखाने लगता है। उसी कमिश्नर ऑफिस में एक लेडी कांस्टेबल बलराम को किलर के डिटेल्स सेंड करने लगती है। सो बलराम उस बनर्जी को फोन करके कहने लगता है कि मुझे किलर के डिटेल्स मिल चुके हैं, तुम फटाफट से उसका काम तमाम कर दो। उसके बाद विक्रम पुलिस डिपार्टमेंट में ज्वाइन होकर दक्षा के ही पुलिस स्टेशन पर आता है। पता चलता है कि दक्षा फिलहाल स्टेशन में मौजूद नहीं, यूएस एम्बेसी के पास गई है। दूसरी तरफ वो दक्षा यूएस एम्बेसी के पास आकर कुछ रिपोर्ट्स को सबमिट करने लगती है, मतलब वो बंदा एलेक्स मरा था ना, उसके रिलेटेड। जब वहाँ से बाहर जाने ही वाली होती है उसी वक्त बलराम के आदमी दक्षा पर अटैक करने लगते हैं। दक्षा जबरदस्त तरीके से फाइट करने लगती है। उसी वक्त विक्रम यहाँ पर आकर दक्षा को गिरफ्तार करने लगता है, कहने लगता है कि दक्षा अब तुम्हारा खेल खत्म। अब यही खबर सारे टीवी न्यूज चैनल्स में वायरल होने लगती है कि दक्षा नाम की एक सीआई लोगों को मारकर ये खुद इन्वेस्टिगेशन करने लगी। विक्रम दक्षा को पुलिस स्टेशन पर लाकर पूछताछ करने लगता है, आखिरकार तुमने ये सब कुछ क्यों किया? तुमने ही हत्या किया और तुम ही इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगी और इसी तरह तुम्हारे खिलाफ जो सबूत थे वो भी मिटाने लगी। आइन टाइम पर उस रिपोर्टर ने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर लिया, वरना तुम्हारे बारे में तो मुझे पता ही नहीं चलता। ये दक्षा कहने लगती है कि दक्षा कौन है? मेरा नाम मिथिला है, मैंने जिन लोगों को मारा उन लोगों ने मेरा घर उजाड़ दिया। विक्रम कहने लगता है कि दक्षा बस करो तुम्हारा ये नाटक, सच सच बताओ तुमने उन लोगों को क्यों मारा? मैं जानता हूँ तुम अनाथ हो। इसी पूछताछ के दौरान दक्षा सडनली बेहोश गिर जाती है। दक्षा को हॉस्पिटल भेजकर विक्रम दक्षा के घर पर आता है तो इसके घर में एक डेयरी और काफी सारी दवाइयाँ मिलती है। विक्रम यही डेयरी कमिश्नर को लाकर दिखाते हुए कहने लगता है कि इंट्रोगेशन के दरमियान में दक्षा किसी मिथिला का नाम लिया था और शॉकिंगली इस डायरी के ऊपर भी मिथिला का ही नाम है। सर मुझे लगता है कि दक्षा को कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। उसके बाद पुलिस वाले दूसरे पुलिस स्टेशन को फोन करके उस मिथिला के बारे में पूछने लगते हैं, मतलब उस डायरी के अंदर मिथिला की फोटो होती है। पता चलता है कि उस मिथिला ने आत्महत्या कर लिया था। उसके बाद कमिश्नर उस साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर विश्वामित्रा को हॉस्पिटल पर बुलाकर दक्षा को दिखाने लगता है कि दक्षा मिथिला का नाम ले रही है, लेकिन हमारे इंक्वायरी में ये बात पता चली कि मिथिला तो 2 साल पहले ही आत्महत्या करके मर गई। वो साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर दक्षा के पास आकर हिप्नोटाइज करते हुए पूछने लगता है कि तुम अपना नाम मिथिला क्यों बता रही हो? दक्षा यही कहने लगती है, हाँ मेरा नाम मिथिला है, दक्षा नहीं है। इस तरह से सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। मिथिला का फादर एक आयुर्वेदिक डॉक्टर था। मिथिला का फादर भी यही चाहता था कि मिथिला भी इसी ही की तरह आयुर्वेदिक डॉक्टर बने, लेकिन मिथिला को ये आयुर्वेदिक वगैरह पसंद नहीं था, जिसकी वजह से मिथिला MBBS करने लगी। कुछ दिनों के बाद मिथिला को ये बात पता चली
कि मिथिला का फादर मर चुका है। मतलब उसके ही गांव के लोग मिथिला के फादर को पागल समझकर मार दिया। मिथिला अपने दादा दादी के पास रहने लगी। मिथिला अपने घर वापस आने के बाद इसके घर में काफी सारे पौधे होते हैं, वही आयुर्वेदिक के पौधे जो इसके फादर ने लगाए थे। एक दिन मिथिला को इसके फादर के कमरे में इसके फादर की डायरी मिलती है, तो वो डायरी पढ़ने के बाद मिथिला की आंखें खुल जाती है। इसके फादर में अपनी डायरी में काफी सारी बीमारियों के हल लिखा होता है। मिथिला ने अपने पढ़ाई में कुछ मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था, तो वही सारी चीजें इस आयुर्वेदा में भी यूज होती है। सो उसके बाद मिथिला अपने तरीके से थोड़ा रिसर्च करने लगती है, मतलब अपने पापा की तरह कुछ दवाइयाँ बनाना स्टार्ट करती है। उसके बाद मिथिला अपने फादर की बंद की हुई क्लिनिक को दोबारा रीओपन करती है। इस क्लिनिक को ओपन हुआ देख गाँव के कुछ बंदे मिथिला के पास आकर डांटने लगते हैं कि तुमने अपने क्लिनिक को क्यों ओपन किया, क्या तुम भी अपने बाप की तरह लोगों को पागल बनाना चाहती हो। इसी दरमियान में एक औरत अपनी बच्ची को मिथिला के पास लाती है, मतलब इस बच्ची को कुछ डिसीज होती है, तो मिथिला इस बच्ची का चेकअप करके कुछ दवाइयाँ देती है, आयुर्वेदिक की दवाइयाँ। सो कुछ दिनों के बाद उस बच्ची की बीमारी पूरी तरह से चली जाती है। मिथिला अपने फादर की रिसर्च को और उसी तरह से अपनी रिसर्च को एक हार्ड डिस्क में स्टोर करके रखती है। आयुर्वेदिक का ये अजूबा इसके तक ही सीमित ना हो, इसके लिए जगह जगह पर जाकर सेमिनार देने लगती है। मतलब आयुर्वेदिक मेडिसिन की वजह से काफी सारी बड़े बड़े बीमारियां दूर हो सकती है। मिथिला के सेमिनार को ये बलराम भी सुनते रहता है, क्योंकि इसकी तो एक फार्मा कंपनी होती है ना। मिथिला का स्पीच सुनने के बाद बलराम स्टेज के ऊपर आकर कहने लगता है कि मैं तुमको पूरी तरह से सपोर्ट करूंगा। जिस मेडिसिन की तुम बात कर रही हो उस मेडिसिन की प्रोडक्शन मैं करूंगा। मिथिला का यही सपना होता है कि ये अपनी मेडिसिन गरीब लोगों में फ्री में बांटे। इस तरह से वो बलराम अपनी फैक्ट्री में मिथिला की दवाई को बनाकर देता है। मिथिला इन दवाइयों को फ्री में बांटने लगती है लोगों में, लेकिन मिथिला की जिंदगी में ये खुशी काफी दिनों तक नहीं रही। मिथिला की दवाइयों की वजह से लोगों में काफी सारी बीमारियां फैलने लगी। दोबारा गाँव वाले इसको लान तान करने लगे, इसकी क्लिनिक पर पत्थर फेंकने लगे। उसके बाद मीडिया वाले उस बलराम के पास आकर यही बात पूछने लगते हैं कि उस मिथिला की दवाई की वजह से काफी सारे लोग बीमार होने लगे। बलराम कहने लगता है कि मैंने मिथिला पर भरोसा नहीं किया, आयुर्वेदिक के ऊपर भरोसा किया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। जो भी हो, अंग्रेजी दवाइयाँ ही सही है। बलराम मिथिला के पास आकर कहने लगता है, अगर तुम दवाइयाँ फ्री में लोगों में बांटने लगी तो हमारे बिजनेस का क्या होगा। तुम्हारे पिताजी भी एक पागल थे, ऐसी ही हरकत करके मर गए, मैंने उनको मरवा दिया। मतलब बलराम ने मिथिला की दवाइयों में कुछ मर्क्यूरी मिला दिया। इसी वजह से लोगों में अजीब अजीब की बीमारियां फैलने लगी। तुम्हारे फादर जाने के बाद तुम टपक पड़ी, अब मिथिला तुमको भी हमारे रास्ते से हटाना पड़ेगा। इस तरह से मिथिला के पास जो हार्ड डिस्क होती है उस हार्ड डिस्क को हासिल करके मिथिला को बहुत मारने पीटने लगता है। मिथिला अपनी जान बचाने के लिए अपनी स्कूटी लेकर वहाँ से भागने लगती है। बलराम का आदमी काशी इस मिथिला को फॉलो करके इसका एक्शन कर देता है। बाद में मिथिला को उसके ही घर के पास लाकर मिथिला के साथ साथ इसके दादी और दादा को भी जला देता है, मतलब पूरे घर को जला देता है। उसके बाद जब वो बंदा अलेक्स मिथिला की हार्ड डिस्क को ओपन करने की कोशिश करने लगता है तो उसमें तो पासवर्ड होता है, अगर रॉन्ग पासवर्ड एंटर किया तो उसमें का सारा डेटा एरेज हो सकता है। वो डॉक्टर बनर्जी कहने लगता है कि मैं कुछ हैकर्स की मदद से इस हार्ड डिस्क को ओपन करवाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। वो साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर कमिश्नर से कहने लगता है कि इस दक्षा को DID हुआ, मतलब दक्षा ने उस मिथिला के केस को कुछ ज्यादा ही दिल पे ले लिया। बचपन में इसके साथ कुछ ट्रॉमा हुआ होगा जिसकी वजह से वो केस इसके दिमाग में घुस गया। अब यही मिथिला समझ रही है। उसके बाद दक्षा का केस कोर्ट में आने के बाद जज ये फैसला सुनाता है कि मेडिकल के हिसाब से दक्षा को DID हुआ, इसके ट्रीटमेंट के लिए दक्षा को मेंटल हॉस्पिटल में भेजा जाए। उसके बाद पुलिस वाले दक्षा को मेंटल हॉस्पिटल पर ले जाने लगते हैं। कोर्ट से बाहर आकर विक्रम अपनी टीम से पूछने लगता है कि दक्षा कहाँ पर है। पुलिस वाले कहने लगते हैं कि सर अभी अभी हमारे आदमी ले गए उसको। बाद में पता चलता है कि उस बलराम के आदमी पुलिस वालों को बांध के दक्षा को अपने साथ ले गए। इस तरफ बयान में दक्षा पहचान लेती है कि इसके साथ जो लोग बैठे हैं वो पुलिस वाले नहीं, जबरदस्त तरीके से उनसे फाइट करके वहाँ से भगा देती है। बाद में विक्रम और उसके टीम मेंबर्स दक्षा के पास आते हैं। दक्षा वहीं पर ही होती है। दूसरी तरफ बनर्जी बलराम को फोन करके कहने लगता है कि हमारे लोग उस दक्षा को मार नहीं पाए, लेकिन सर आप फिक्र मत करिए, उस दक्षा को हमारे मेंटल असेलम में ही लाया जा रहा है, यहाँ पर बच नहीं सकती वो। तो जब दक्षा को उस मेंटल असेलम में लाया जाता है तो वो डॉक्टर बनर्जी दक्षा को मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन दक्षा इस बनर्जी से फाइट करके इसको ही मार देती है। दक्षा उस विक्रम को फोन करके फटाफट से इस असेलम के पास आने के लिए कहती है। इस असेलम में एक बहुत बड़ा राज छुपा है। इस तरह से जब दक्षा एक सीक्रेट प्लेस पर जाती है तो वहाँ पर काफी सारे लोग कैद होते हैं, मतलब उन लोगों पर
एक्सपेरिमेंट किए जा रहे होते हैं। दक्षा इन सारे लोगों को यहाँ से रिलीज कर देती है। दूसरी तरफ वो बलराम कुछ फॉरेनर्स को अपने घर के पास बुलाकर एक छोटी सी पार्टी देने लगता है। मतलब बलराम अपनी एक नई दवाई लॉन्च करने वाला होता है, उसी की पार्टी देने लगता है। बलराम इस पार्टी पर उस कमिश्नर को भी बुलाता है। पूछने लगता है कि जब उस दक्षा को हिप्नोटाइज किया था उसने आपसे क्या कहा। कमिश्नर कहने लगता है कि दक्षा ने क्या कहा वो तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप मुझे मिथिला के बारे में कुछ बातें बताइए। मिथिला का नाम सुनते ही बलराम थोड़ा साइड में चला जाता है। बनर्जी को कॉल करने पर उसका फोन कनेक्ट ही नहीं होता। उसी वक्त वहाँ पर काफी सारा धुआं फैलने लगता है। अपने बचाव के लिए बलराम ऑलरेडी मास्क पहन लेता है। तभी दक्षा भी मास्क पहनकर इस बलराम के पास आकर इसे फाइट करने लगती है। दक्षा के साथ साथ एक और बंदा भी होता है। वो बंदा और कोई नहीं, वो साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर विश्वामित्रा होता है। यह विश्वामित्रा और कोई नहीं, मिथिला का बड़ा पापा होता है। दक्षा बलराम को एक और सच भी बताने लगती है कि यही मिथिला है और यही दक्षा है। ये दोनों इस बलराम को मार देते हैं। तभी इन दोनों को वो कमिश्नर देख लेता है, लेकिन इन दोनों को अरेस्ट नहीं करता। अगर बलराम जैसे लोग जिंदा होते पता नहीं कितने लोग मारे जाते। खैर ये सब कुछ होने के बाद विक्रम उस रिपोर्टर सुरेश को बुलाकर दक्षा के बारे में पूछने लगता है कि दक्षा ने मिथिला के बारे में इस तरह से क्लियरली कैसे बताया। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। जब मिथिला का घर जल रहा था तो एक औरत मिथिला को उस जलते हुए घर से बाहर लाई और उससे पहले मिथिला ने अपने बड़े पापा को कॉल कर चुकी थी। मिथिला की बॉडी और चेहरा काफी हद तक जल चुका था, जिसकी वजह से विश्वनाथ मिथिला की चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाई। मिथिला ठीक होने के बाद दक्षा नाम देकर पुलिस डिपार्टमेंट में ज्वाइन करवाया। इस तरह से इन दोनों ने प्लान बनाकर बलराम के बिजनेस को चौपट कर दिया। यह होने के बाद एक दिन दक्षा विक्रम को फोन करके कहने लगती है कि विक्रम मुझे और कुछ लोगों को अपने रास्ते से हटाना होगा, इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। विक्रम भी हाँ का जवाब देने लगता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर द एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।